Yes, good morning, all of you. I am Kartar Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. Today I start e-video lecture on integrator circuit using operational amplifier. Subject name is LICD, Linear Integrated Circuit and Design. Subject code EL307. So start. What is an integrator circuit? Integrator basically an electronic circuit which produce an output that is the integral of input signal. यानी इनपुट पे जो अप्लाई किया जाता है उस सिग्नल का इंटीग्रेशन होकर आउटपुट पे मिले, ऐसे सर्किट को इंटीग्रेटर कहेंगे. किसी भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक, यानी ऑप एम्प का जो कॉन्फ़िगरेशन था विद फीडबैक का, पहला इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक था, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक था, दूसरा डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद फीडबैक था. तो उसमें जो फर्स्ट केस है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक, जैसा कि सर्किट में ऊपर दिखाया गया है, उस कॉन्फ़िगरेशन में यदि फीडबैक रजिस्टर जो RF कनेक्ट किया जाता था यहाँ पे, इस रजिस्टेंस को फीडबैक कैपेसिटर CF से रिप्लेस कर दिया जाए, देन दिस सर्किट विल बिहेव एज एन इंटीग्रेटर सर्किट. ऊपर जो सर्किट दिखाया गया है और उससे नीचे जो सर्किट दिखाया गया है, बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर सेम. यानी वी इन, यहाँ पर भी नीचे भी वी इन अप्लाई किया गया, प्रॉपरली कनेक्टेड है. सिमिलरली, वन सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग. देख सकते हैं आप, वी इन अप्लाई किया गया है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ द इंटीग्रेटर सर्किट, एंड V2 is the voltage at the inverting input, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज ग्राउंडेड. इस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट भी इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई किया जाता है, और फीडबैक बिकॉज नेगेटिव फीडबैक चाहिए तो वो भी इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे आउटपुट से अप्लाई किया गया है. बस फ़र्क यह है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में RF कनेक्ट था, यहाँ पे CF कनेक्ट कर दिया गया. तो सीधी सी बात है, किसी भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में RF यानी फीडबैक रजिस्टर को फीडबैक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो एज एन इंटीग्रेटर सर्किट बिहेव करेगा. अब बात करते हैं कि किस तरीके से सर्किट ऑपरेट करता है. तो सेम प्रिंसिपल है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर CF. कैपेसिटर जब इनपुट अप्लाई करेंगे तो कभी चार्ज होगा, कभी डिस्चार्ज होगा, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा. तो ये होगा इसका मोटे मोटे तौर पे सिग्नल का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन. और इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि V2 जो पॉइंट है, V2 जो नोड या जंक्शन है जो सर्किट में दिख रहा है, वो हमेशा 0 वोल्ट पे होगा, क्योंकि वर्चुअल शॉर्ट जो कॉन्सेप्ट है ऑप एम्प का, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है, यानी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल और इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल दोनों पे वोल्टेज ऑलमोस्ट सेम रहेगा. क्यों सेम रहेगा? क्योंकि VID का फॉर्मूला होता है, यानी V0 इक्वल्स टू A इंटू VID. ओपन लूप के केस की बात करते हैं, ओपन लूप गेन A क्या होता है? V0 अपॉन VID. यानी उससे VID की वैल्यू क्या होगी? VID इक्वल्स टू V0 अपॉन A, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय गेन A. और A जो होता है इन्फिनिटी होता है. आइडियल केस में ओप एम्प का गेन इन्फिनिटी होता है, ओपन लूप गेन इन्फिनिटी होता है. और अगर इन्फिनिटी का डिवीज़न करेंगे V0 में तो VID आएगा 0, और VID को लिखते हैं अपन V1 माइनस V2, यानी V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 0, और V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 0 है तो V1 इक्वल्स टू V2. यानी आइडियल केस में अगर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ग्राउंडेड है तो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल भी वर्चुअली ग्राउंडेड रहेगा, इफेक्टिवली ग्राउंडेड रहेगा. फिजिकली दिखेगा नहीं कि डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्टेड है, लेकिन इस पर 0 वोल्ट ही रहेगा. अब कैसे रहेगा? फीडबैक से जो सिग्नल्स आ रहा है, फीडबैक सिग्नल आ रहा है, उसकी मात्रा, उसकी एम्पलीट्यूड और उसकी पॉलरिटी कुछ इस तरीके की रहेगी कि इस जंक्शन पे टोटल आउटपुट जो टोटल इक्विवेलेंट वोल्टेज है V2,
उसकी वैल्यू जीरो रहेगी। यानी इनपुट से जो वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे और आउटपुट से जो वोल्टेज मिल रहा है उनका एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। यानी V2 की वैल्यू सीधी सीधी बात करूँ तो इस केस में जीरो होगी, क्योंकि V1 यानी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज भी जीरो है। तो ये वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट हुआ, ये हर एप्लीकेशन में यूज आ रहा है, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने इसको ठीक से बताया। अब बात करते हैं सर्किट ऑपरेशंस की। तो सर्किट में सीधी सी बात है कि जो इनपुट करंट होगी वो इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस, यानी I1 की वैल्यू होगी Vin डिवाइडेड बाय R1, क्योंकि V2 तो ज़ीरो है तो R1 के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना हुआ Vin माइनस V2, और वोल्टेज डिफरेंस में अगर उस ब्रांच के रेजिस्टेंस का डिवीजन करेंगे तो उस ब्रांच के क्रॉस करंट जितनी फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू आएगी, यानी ओम्स लॉ डायरेक्टली फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज पासेज ए करंट Vin डिवाइडेड बाय R, और ये करंट सीधी सीधी बिकॉज इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल से करंट अंदर फ्लो नहीं होगी, क्योंकि ऑप एम्प का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनेट होता है, आइडियली केस में इनफाइनेट होता है, प्रैक्टिकली टेंड्स टू वेरी वेरी हाई। सो मैक्सिमम ऑलमोस्ट होल करंट विल फ्लो थ्रू द फीडबैक कैपेसिटर CF, यानी वो कैपेसिटर को चार्ज करेगी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे इनपुट स्क्वायर वेव लेते हैं, तो स्क्वायर वेव में या तो पॉजिटिव स्क्वायर पल्स इनपुट पे अप्लाई हुई, यानी या तो पॉजिटिव मान लीजिए 5 वोल्ट अप्लाई हुआ या नेगेटिव 5 वोल्ट अप्लाई हुआ। पॉजिटिव 5 वोल्ट एकदम से पूरा का पूरा वोल्टेज इनपुट पे अप्लाई किया, और जब इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रही है तो कैपेसिटर चार्ज होगा, यानी मैक्सिमम वोल्टेज से कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अब डिपेंड करेगा कि कैपेसिटर का चार्जिंग कांस्टेंट क्या है, यानी R1 CF क्या है। अगर चार्जिंग कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट जिसे कहते हैं, वो प्रॉपर हुआ तो कैपेसिटर सही टाइमिंग से चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा। अगर सही टाइमिंग से चार्ज हो रहा होगा तो बिकॉज फुल वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल मिल रही है, यानी आप एक और कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, बिकॉज C इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है या V इक्वल्स टू Q अपॉन C होता है। यानी अगर वोल्टेज कांस्टेंट मिल रहा है तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्जेज है Q वो बढ़ते जाएंगे और ये बढ़ते जाएंगे तो चार्ज होता जाएगा। अब आप देख सकते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में, स्क्वायर वेव में पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई हुआ मान लीजिए, तो इसकी जो चार्जिंग है वो बढ़ती जा रही है टाइम के अकॉर्डिंग। आउटपुट ये जो ग्राफ है इसमें देखो ये नेगेटिव हाफ में बढ़ता जा रहा है। नेगेटिव का कारण है कि इनपुट आपने इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर अप्लाई किया है तो बढ़ तो रहा है, आउटपुट जो फीडबैक कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वही तो आउटपुट पे मिल रहा है, तो आउटपुट बढ़ तो रहा है लेकिन नेगेटिवली बढ़ रहा है, यानी इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है वो 180 डिग्री फेज शिफ्टेड है। ओके, तो इनपुट पे आपने मान लीजिए पॉजिटिव हाफ स्क्वायर पल्स अप्लाई किए या स्क्वायर वेव का पॉजिटिव हाफ अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग अगर टाइम कांस्टेंट प्रॉपर हुआ तो वो कॉन्स्टेंटली चार्ज हो रहा है, और फिर जैसे ही इनपुट नेगेटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट होता है यानी नेगेटिवली कैपेसिटर चार्ज होगा, तो नेगेटिवली कैपेसिटर चार्ज होगा यानी इनपुट आउटपुट पे अपने को पॉजिटिव मिलेगा, बिकॉज इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट लगाया हुआ है तो 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली अप्लाई होता रहेगा। तो इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल में अब वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, लेकिन किस लेवल से, जिस लेवल पे प्रीवियस में था, यानी नेगेटिव पीक से फिर जीरो पे आया, फिर नेगेटिव पीक पे जाएगा, फिर इस तरीके से आएगा, तो आपको मिलेगी आउटपुट पे ट्राइंगल पल्स, पॉजिटिव रैंप एंड नेगेटिव रैंप, इनको मिला के बनेगी ट्राइंगल पल्स। तो इस तरीके से आपका जो सर्किट है अबाउ सर्किट वो फुल्ली इंटीग्रेशन का काम कर रहा है। अगर किसी भी स्क्वायर वेव का मैथमेटिकली हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो ट्राइंगल ही आएगी, ये आप करके देख सकते हैं सिग्नल सिस्टम में या फिर मैथमेटिक्स में, जो इसको अगर इंटीग्रेशन करके देखेंगे तो स्क्वायर का ट्राइंगल ही आएगा, और साइन का कोसाइन आता है, ये आप जानते हो इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये इस तरीके से डिपेंड करता है इनपुट सिग्नल आप क्या देते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को आउटपुट मिलेगा। अगर साइन वेव इनपुट पे अप्लाई करेंगे तो कोसाइन आउटपुट पे मिलेगी, स्क्वायर इनपुट पे अप्लाई करेंगे तो ट्राइंगुलर वेव आउटपुट पे मिलेगी, स्टेप सिग्नल अगर इनपुट पे अप्लाई करेंगे तो रैंप मिलेगा। स्टेप का मतलब है सिर्फ एक पॉजिटिव हाफ स्क्वायर पल्स या पॉजिटिव नेगेटिव हाफ स्क्वायर पल्स,
तो उसी तरीके से पॉजिटिव रैंप या नेगेटिव रैंप मिलेगा। अगर इम्पल्स अप्लाई करेंगे तो स्टेप वेव आउटपुट पे मिलेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल इनपुट पे अप्लाई करेंगे तो उनका इंटीग्रेशन होकर आउटपुट पे प्राप्त होगा। अब बात करते हैं इसके एनालिसिस की। तो मान लीजिए, अब मैं वापस इसको स्लाइड्स मोड में लाता हूँ। ये जो सर्किट है और इसमें जो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल का जो जंक्शन है V2, वहाँ पे अगर KCL किरचॉफ करंट लॉ अगर अप्लाई करूँगा तो इनकमिंग करंट का सम इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट का सम, यानी I1 इक्वल्स टू IB प्लस IF, I1 इक्वल्स टू IB प्लस IF। एक और क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में नॉर्मली अराइज होता है कि फीडबैक तो आउटपुट से इनपुट की तरफ दे रहे हैं, लेकिन करंट IF तो इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रही है, तो नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, यानी करंट की डायरेक्शन उल्टी है, जानी चाहिए इधर, नेगेटिवली इधर जा रही है। यानी वर्चुअल जो कॉन्सेप्ट है कि V2 को जीरो रखना है, इसके लिए क्या होगा, नेगेटिवली फीडबैक कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिव जो सिग्नल आ रहा है उसको कैंसलाइज करके V2 को जीरो रखेगा, यानी करंट की डायरेक्शन IF रिवर्स होगी, इनपुट से आउटपुट की तरफ फ्लो होती हुई प्रतीत हो रही है, और जो कि एक्चुअल डायरेक्शन ही है। तो ये तो एक लॉजिक वाली बात हुई। अब बात करते हैं I1 इक्वल्स टू IB प्लस IF, और IB बिकॉज इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल से अंदर एंटर करने वाली करंट है, और बिकॉज आइडियल ऑप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई होता है, यानी इनपुट टर्मिनल के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगी, सारी की सारी फीडबैक कैपेसिटर के अक्रॉस पास हो जाएगी। तो I1 इक्वल्स टू IF। अब I1 की वैल्यू क्या होगी, फिर सर्किट देखिए, I1 की वैल्यू होगी उस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय उस ब्रांच का रेजिस्टेंस। उस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या है, बिकॉज करंट की डायरेक्शन देखिए, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। करंट के जो दो लॉजिक्स है वो आप ध्यान से सुनिए, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड सेकेंड वन इज करंट ऑलवेज फॉलो द लोअर रजिस्टिव पाथ। हमेशा दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हैं या दो पाथ पैरेलल में हैं, तो जिसका रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस कम होगा करंट उससे ज़्यादा पास होगी। अगर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दूसरी का बहुत कम है, तो मैक्सिमम करंट लोअर वाले रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस से ही पास हो जाएगी। तो ये दो करंट के नियम है, विशेष तौर से ध्यान रखें, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड करंट ऑलवेज फॉलो द लोअर रेजिस्टिव या लोअर इम्पीडेंस पाथ। ओके, तो यहाँ पे Vin माइनस V2 डिवाइडेड बाई R1, ये I1 की वैल्यू होगी, और IF की वैल्यू क्या होगी, IF की देखिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रही है, यानी V2 माइनस V0 अपॉन इसका इम्पिडेंस CF का इम्पिडेंस XCF। ओके, अब V2 आप कहेंगे कि जीरो है, फिर भी इधर फ्लो रही है, तो इसका मतलब V2 नेगेटिव में, तो जीरो पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल तो कम ही हुआ, यानी V2 माइनस V0 अपॉन रिएक्टेंस ऑफ दिस। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशनशिप होता है। तो आप देख सकते हैं, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, करंट जो फ्लो होगी कैपेसिटर के अक्रॉस IC इक्वल्स टू C इंटू DVC अपॉन DT। यहाँ C को नोटेशन CF दिया गया है, यानी ICF इक्वल्स टू CF इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ VC अपॉन DT, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जितना वोल्टेज है उसका डिफ्रेंशिएशन। इसको अगर इक्वेशन पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलेगी, CF V2 माइनस V0 दिस, और यहाँ पे V2 को जीरो कर लेंगे बिकॉज V2 वर्चुअल ग्राउंड पे है। और अगर फर्दर इक्वेशन को सोल्व करेंगे और दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगा वो ये मिलेगा, -1 अपॉन टाइम कांस्टेंट R1CF इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट सिग्नल। इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट सिग्नल को मैथमेटिकली इंटीग्रेशन का जो सिंबल है, और 0 से t यानी उसका जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में उसका इंटीग्रेशन करेंगे Vin का और dt के रेस्पेक्ट में। ओके, तो ये आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हुआ। अगर यहाँ पे टाइम कांस्टेंट R1CF को 1 मान लिया जाए तो ये जो इक्वेशन है ये फर्दर और सिंप्लीफाई हो जाएगी, V0 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Vin इंटू dt। यानी अब आपको एम्पलीफिकेशन फैक्टर नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली इनपुट सिग्नल है वो सिर्फ इंटीग्रेशन होकर आउटपुट पे प्राप्त हो रहा है। इससे अब वाले इक्वेशन में एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी यानी गेन भी जुड़ा हुआ था। एक नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे जो आउटपुट है वो इनपुट के इंटीग्रेशन के प्रोपोर्शनल है,
और आउटपुट सिग्नल है वो टाइम कांस्टेंट यानी मोटे मोटे तौर पे कैपेसिटर जो है कैपेसिटर का रिसिप्रोकल है, यानी कैपेसिटेंस की यानी बड़ा कैपेसिटर यूज में लेंगे तो आउटपुट वोल्टेज कम होगा और कैपेसिटर की वैल्यू कम रखेंगे तो आउटपुट की वैल्यू ज़्यादा प्राप्त होगी। यानी बोथ आर वी नॉट एंड सी एफ बोथ आर इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर वाइल वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट सिग्नल। अब बात करते हैं दोनों इनपुट एंड आउटपुट, ये 180 डिग्री फेज शिफ्टेड है जैसा कि आपके इक्वेशन में देख सकते हैं माइनस का सिंबल आ रहा है। ये माइनस का सिंबल साफ बता रहा है कि आउटपुट जो है वो इनपुट का उल्टा होगा, 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होगा, जैसा कि आपने इसमें भी देखा था इसकी वेवफॉर्म डायग्राम में भी। ये इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म डायग्राम, इनपुट पे स्क्वायर दी, आउटपुट पे ट्रायंगल मिली, इनपुट पे साइन दी, आउटपुट पे कोसाइन मिली, इस तरीके से। अब इनपुट जो रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस है सर्किट का आप देख सकते हैं, फिर से इनपुट रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस R1 प्रतीत हो रहा है और इसी तरीके से आउटपुट रेजिस्टेंस भी बहुत कम होगा बिकॉज नेगेटिव फीडबैक आपने यूज किया है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, कम होगा और इनपुट रेजिस्टेंस R1 के इक्वल होगा। R1 की जो वैल्यू होगी वो इनपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा इस सर्किट का। R1 CF जो है वो टाइम कांस्टेंट कहलाता है, R1 CF टाइम कांस्टेंट कहलाता है और ये प्रॉपर वैल्यू रख के, यानी इसकी कंडीशन है कि ये जो वेव फॉर्म इनपुट सिग्नल जो आपने अप्लाई किया है उसका जो टाइम पीरियड कैपिटल T है उससे कम या उसके इक्वल होना चाहिए। यानी चार्जिंग प्रॉपर और डिस्चार्जिंग प्रॉपर तब होगी जब उसके टाइम पीरियड से छोटा होगा टाइम कांस्टेंट। चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट CF है, R1 CF है और ये R1 CF मिला के जो वैल्यू है वो कैपिटल T यानी इनपुट सिग्नल के टाइम पीरियड से कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हुई तो प्रॉपरली चार्ज ही नहीं हो पाएगा, वो चार्जिंग चलती रहेगी तब तक सिग्नल की इनपुट सिग्नल की स्टेट ही चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, तो प्रॉपर आउटपुट सिग्नल प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इसी तरीके से एक ROM अप्लाई कर दिया जाता है कई बार। इनपुट जो सर्किट होता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है और वो रेजिस्टेंस ROM नोटेशन दे दिया जाता है, तो वो ऑफसेट मिनिमाइजेशन के लिए काम आता है। यानी सर्किट को प्रॉपर वर्क करने के लिए आउटपुट ऑफसेट 0 होना चाहिए। उस पर्पज से कई बार नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे ROM रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया जाता है। अब देखिए लिमिटेशंस ऑफ बेसिक या फिर मैं कहूँ आइडियल इंटीग्रेटर। आइडियल या बेसिक इंटीग्रेटर आइडियल तब होगा जब आइडियल केस यानी थ्योरेटिकल एनालिसिस करेंगे, और बेसिक यानी उसमें ROM वगैरह लगा दिया आपने लेकिन फिर भी आउटपुट वेवफॉर्म प्रॉपर नहीं आ रही है। उसका कुछ रीजन्स हो सकते हैं, उसके कुछ ड्रॉबैक्स है बेसिक इंटीग्रेटर के। वो क्या है कि जब आपका कैपेसिटर जो फीडबैक रेजिस्टेंस की जगह लगा है, अगर सिग्नल इनपुट पे लोअर फ्रिक्वेंसी का हुआ या फिर DC सिग्नल हुआ, दोनों ही केस में जो रिएक्टेंस होगा XCF, XC इक्वल्स टू क्या होता है 1/C ओमेगा, यानी 1/2πfc, और फ्रिक्वेंसी जब कम होगी तो रिएक्टेंस ज़्यादा होगा। यानी आपका जो सर्किट है CF जो है यहाँ पे, ये CF ओपन की तरह बिहेव करेगा। और अगर ओपन की RF, ये तो प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर है, मैं थ्योरी में बेसिक इंटीग्रेटर में एक बार फिर बता देता हूँ। ये CF ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो अब सर्किट कैसा हो गया, ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जो कि शुरू में देखा था अपन ने। ओपन लूप में 3 कॉन्फ़िगरेशन बताए थे, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग एंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसी तरीके से क्लोज लूप यानी नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करने के बाद भी 3 कॉन्फ़िगरेशन थे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक एंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद फीडबैक। तो यहाँ पे लोअर फ्रिक्वेंसी पे CF क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी अब फीडबैक अप्लाई नहीं हो पा रहा है। अब फीडबैक अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, जो ये ओपैम का गेन होगा वो ओपन लूप गेन के इक्वल हो जाएगा। यानी ओपन लूप गेन का मतलब किसी भी ओपैम का ओपन लूप गेन A टेंस टू इन्फाइनेट, यानी इसका गेन बहुत हाई हो जाएगा। तो लोअर फ्रिक्वेंसी पे गेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो गेन को लिमिट करना जरूरी है। ये तो आपका आउटपुट तो इनपुट को फॉलो नहीं कर रहा है और डायरेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव सैचुरेशन दे देगा। भाई जब गेन हाई होगा, और ओपन लूप के केस में यही प्रॉब्लम हो रही थी कि क्लिपिंग हो रही थी इनपुट की, आउटपुट पे क्लिपिंग हो रही थी, यानी आउटपुट पे सिर्फ 2 चीज़ें बता रहा था, या तो पॉजिटिव वे सैचुरेशन या नेगेटिव वे सैचुरेशन। तो वो सेम कंडीशन यहाँ पे अराइज हो गई। अब इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देते हैं।
RF रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब क्या होगा, लोअर फ्रिक्वेंसी पे मैंने पहले बताया था करंट ऑलवेज फॉलो द लोअर रजिस्टिव पाथ, हमेशा लोअर रजिस्टिव पाथ से फ्लो होती है करंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे CF तो इनफाइनाइट हो जाएगा लोअर फ्रिक्वेंसी पे, लेकिन RF अपनी जगह फिक्स है और ये सारी की सारी जो करंट है वो RF के थ्रू फ्लो होने लग जाएगी। और जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी CF की जो रिएक्टेंस है यानी उसका इम्पिडेंस है वो कम होता जाएगा और हाई फ्रिक्वेंसी पे इसका इम्पिडेंस बहुत कम हो जाएगा, यानी अब जो करंट है वापस CF से फ्लो होने लग जाएगी। तो जब फ्रिक्वेंसी कम होगी RF से फ्लो हो जाएगी, जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी CF से फ्लो हो जाएगी। तो अब ये कंपनसेशन हो गया कि जो लोअर फ्रिक्वेंसी पे जो सर्किट का जो गेन है वो बहुत हाई हो गया था और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको अब रिमूव कर लिया गया है RF लगा के। अब लोअर फ्रिक्वेंसी सिग्नल RF से फ्लो हो जाएंगे, यानी नेगेटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट बना रहेगा और सर्किट वर्क करेगा। लेकिन लोअर फ्रिक्वेंसी पे रिस्पॉन्स क्या आएगा, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कंबाइंड रिस्पॉन्स दिखाया गया है, यानी एक जो लाइन 100 dB से लेके और FB तक जुड़ी हुई है, ये बेसिक इंटीग्रेटर की बात करते हैं जो कि शुरू में पढ़ाया था, जिसमें फीडबैक रजिस्टर कनेक्ट नहीं किया गया था, सिर्फ CFP था। अब उसमें तो इस तरीके का रिस्पॉन्स आएगा। अब प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर, ये जो प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर है इसका रिस्पॉन्स दो तरीके से, डैश डैश लाइन है वो आइडियल केस में है और जो डार्क लाइन है वो प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का एक्चुअल रिस्पॉन्स है, जो कि कुछ इस तरीके से है। इसमें आप समझ सकते हैं, वापस देखिए कि जब लोअर फ्रिक्वेंसी होगी CF तो ओपन होगा, CF ओपन होगा तो सारी करंट RF के थ्रू पास होगी, यानी CF को अगर आप भूल जाए तो ये सर्किट कैसा लग रहा है, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक का गेन क्या होगा, RF अपॉन R1, यानी ये जो है RF अपॉन R1। तो इनिशियल फ्रिक्वेंसीज पे इसका गेन कॉन्स्टेंट रहेगा RF अपॉन R1 के बराबर। लेकिन जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है कैपेसिटर एक्टिव होता जाता है, उसका रिएक्टेंस यानी उसका इम्पिडेंस कम होता जाता है और अब करंट उसके थ्रू पास होने लग जाती है, RF से कम CF से ज़्यादा पास होने लग जाती है, यानी अब इंटीग्रेशन का काम शुरू हो जाता है। लेकिन गेन कम हो रहा है, गेन क्या होगा भाई, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का केस ही तो है, तो गेन होता है -RF अपॉन R1। या RF को भूल जाइए वापस, जब फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है तो RF की जगह XC कर लीजिए। और XC क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है फ्रिक्वेंसी पे। XC क्या, रिएक्टेंस है, अभी जैसे बताया था मैंने, ये रहा XC, ये रहा, जिसकी वैल्यू क्या है 1/2πfc। यानी अब फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो XC कम होता जाएगा और गेन क्या होगा, गेन इसी फॉर्मूले से ले लीजिए RF अपॉन R1। RF को भूल जाइए क्योंकि हायर फ्रिक्वेंसी पे कैपेसिटर फिर इफेक्टिव हो जाएगा, यानी RF की जगह XCF लिख लीजिए, XCF अपॉन R1। और XCF घटता जाएगा फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो, यानी टोटल गेन कम होता जाएगा। और ये यहाँ पे बता रहा है गेन वर्सेज फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी गेन वैसे वैसे कम होता जाएगा, गेन कम होता जाएगा। देख लीजिए गेन कम होता जा रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है वैसे। अब यहाँ पे दो फ्रिक्वेंसीज है, एक 0 dB फ्रिक्वेंसी जिसको FB नाम दिया गया है, FB यानी इस फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल का जो गेन होगा वो 0 dB होगा। और एक है गेन लिमिटिंग फ्रिक्वेंसी F है, यहाँ से गेन राउंड ऑफ होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, 3 dB जो लेस होता है मैक्सिमम से, उस पॉइंट को FA कर दिया गया है, यानी इसको गेन लिमिटिंग फ्रिक्वेंसी F है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1/2π/RFCF। और दूसरा है 0 dB फ्रिक्वेंसी 1/2π/R1CF। तो ये दो फ्रिक्वेंसीज है, इनके बिटवीन में ही इंटीग्रेशन का काम होगा, FA और FB के बिटवीन में ही इंटीग्रेशन का काम होगा। कुछ कंडीशंस भी है कि FA की वैल्यू है ना वो FB से कम होनी चाहिए, यानी FA इज ऑलमोस्ट इक्वल टू FB। और इसी तरीके से ये जो रेजिस्टेंस है RF और R1, इनका भी रिलेशनशिप है कि RF है वो लगभग 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए R1 से प्रॉपर ऑपरेशन के लिए। RF शुड बी 10 टाइम ऑफ R1 और FA शुड बी लेस देन 10 टाइम्स ऑफ FB, यानी FA इक्वल टू 10 FB। तो ये कुछ कंडीशन है सर्किट के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो ये एक तरीके से रैंप जनरेटर के लिए यूज किया जाता है, यानी integrator circuit mostly used in analog computers, analog to digital converter, wave shaping circuits. In common wave shaping circuit it is used as charge amplifier। इस तरीके से ये सारी एप्लीकेशंस इसकी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।